अरे अरे अरे, ये क्या प्रज्ञा, तुमने ये कैसे कपड़े पहन लिए काले रंग के? एक तो तुम्हारा काला रंग और ऊपर से ये काले रंग के कपड़े पहने हुए। सच में कितना अजीब लग रहा है ये सब। तुम्हें ना बिल्कुल भी स्टाइल का पता ही नहीं है। भाभी, ये सूट मेरे लिए बड़े प्यार से लाई थी माँ। माँ की कोई भी दी हुई चीज उसके बच्चे के लिए बुरी नहीं होती। अब ये मुझ पर अच्छी लगे या ना लगे, मैं तो यही पहनूंगी। गुस्से में प्रज्ञा अपनी माँ के पास जा रही है। क्या है माँ, कहाँ से उठा लाया भाभी को? देखो तो कैसे बातें सुनाती है मुझे। बेटी, मैंने तो बस उसकी शक्ल देखी थी, दिखने में अच्छी थी तो कर ली शादी। तू छोड़ना ये सब और दिखा तो ये सूट। वाह वाह, क्या कमाल का सूट बना है। क्या माँ, बस सूट अच्छा बना है, मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? हाँ हाँ, तू भी अच्छी लग रही है। चल अब जल्दी से ऑफिस चली जा, नहीं तो देर हो जाएगी। प्रज्ञा एक कंपनी में नौकरी करती थी। रोज उसके घर के पास से ही उसकी कंपनी की बस उसे पिक करने आती थी। प्रज्ञा के ऑफिस में सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स थे। सभी लड़कियों पर कोई न कोई लड़का फिदा था, लेकिन एक प्रज्ञा ही थी जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था। ये लड़कों को भी ना बस गोरी गोरी तितलियां ही भाती हैं, मेरी तरफ तो कोई देखना ही नहीं चाहता हूँ। तभी एक सौरभ नाम का लड़का उसके डेस्क पर आता है। क्या बात है प्रज्ञा, आज तो तुम चांद लग रही हो, लेकिन अमावस का। इस बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। प्रज्ञा को ये सब बड़ा बुरा लगता है। वो बाथरूम में जाकर खूब रोती है। शाम को वो बस फिर से सभी एम्प्लॉयज को उनके डेस्टिनेशन तक ड्रॉप करती थी। सभी स्टाफ को उतारने के बाद सबसे आखिर में प्रज्ञा का बस स्टॉप आता था। उस बस का ड्राइवर रघु अक्सर प्रज्ञा को आते जाते देखता था। उस शाम भी प्रज्ञा जब ऑफिस से घर लौट रही थी तो वो अभी भी उदास थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या बात है मैडम, क्यों अपने कीमती मोती बहा रही हो? आप तो बस हंसती खिलखिलाती हुई अच्छी लगती हैं। उस वक्त बस में कोई नहीं था। रघु बस चलाते हुए लगातार शीशे में प्रज्ञा को ही देख रहा था। पहले तो प्रज्ञा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसे रघु की बात अच्छी लगी, क्योंकि आज तक उससे किसी लड़के ने ऐसे बात नहीं की थी। रघु भले ही ड्राइवर था, लेकिन दिखने में लंबा चौड़ा और सुंदर था। कुछ देर बाद उसका स्टॉप आ गया और उतरते वक्त उसने रघु को देखकर स्माइल दी। अब रोज बस में आते जाते वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते। फिर 2 दिन बाद नंबर एक्सचेंज हुए और अब दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। एक रोज रात के 1 बजे। डार्लिंग, आज की ड्रेस में तुम काफी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू रघु, तुम बहुत अच्छे हो जो कम से कम मेरे कालेपन का मजाक तो नहीं उड़ाते। तुम अपने इस काले रंग में भी कमाल की हॉट लगती हो। प्रज्ञा को किसी ने पहली बार ऐसा टेक्स्ट किया था, इसलिए पहले तो वो थोड़ा शर्माई, लेकिन फिर वो खुश हो गई। इसी तरह अब ये रोज का हो गया। रघु प्रज्ञा को इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे पैसे भी ऐंठता रहता और देर रात तक उससे फोन पर बातें करता। एक रोज, प्रज्ञा एक बात बताओ, कल रात 2 बजे मैं पानी पीने उठी तो मुझे तुम्हारे कमरे से फोन पर बात करने की आवाज आ रही थी। तुम किसी से बात कर रही थी क्या? नहीं तो भाभी, वो तो मैं फोन ऑन करके सो गई थी, तो हो सकता है आपने फोन की आवाज सुनी होगी। सुनैना को उस पर शक तो हुआ, लेकिन उसने किसी से कुछ कहा नहीं। एक रोज रघु ने प्रज्ञा से झूठ कहा कि आज उसका जन्मदिन है और वो ये दिन उसके साथ बिताना चाहता है। इसलिए उसके कहने पर प्रज्ञा ऑफिस से हाफ डे लेकर उससे मिलने चली गई। वो रघु के लिए केक और कुछ गिफ्ट भी लेकर गई। थैंक यू डार्लिंग, लेकिन मुझे इन सबसे ज्यादा किसी और की जरूरत है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम्हारा प्यार। आज जो मैं कहूँ तुम उसके लिए मना नहीं करोगी। ठीक है बाबा। रघु प्रज्ञा को अपने साथ ओयो ले गया, जहाँ पर वो दोनों अपनी सारी हदें भूल गए। फिर एक दिन प्रज्ञा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने ये बात रघु को बताई। तू पागल है, ये मेरा बच्चा नहीं है। तो न जाने कहाँ मुंह काला करके आई है। अगले दिन से रघु गायब हो गया। फिर पता चला कि वो गांव अपनी पत्नी और बच्चों के पास चला गया है। प्रज्ञा ने खुदकुशी करनी चाहिए, लेकिन उसकी भाभी ने उसे रोक लिया। प्रज्ञा ने नौकरी छोड़ दी। उसकी भाभी उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। देखिए, केस बहुत सेंसिटिव है। अबॉर्शन किया तो दोनों की जान जा सकती है। सुनैना ने अब एक फैसला लिया। उसने अपने ससुराल वालों से झूठ बोला। माँ जी, आपके लिए खुशखबरी है। मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को दूर कहीं शांति वाली जगह पर जन्म दूं। इसलिए मैं कुछ समय अब हिल स्टेशन पर जाकर बिताना चाहती हूँ और प्रज्ञा दीदी को भी अपने साथ देखभाल के लिए ले जाती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है बहू, लेकिन इस हालत में तू वहाँ। डोंट वरी माँ जी, जहाँ हम रहेंगे उसके आसपास ही अस्पताल भी है। और माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरा 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और अब तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो, लेकिन मुझे वीडियो कॉल करते रहना। अब दोनों ननद भाभी हिल स्टेशन पर एक कॉटेज में जाकर रहने लगती है, जहाँ भाभी अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। एक रोज, बहू अपना पेट तो दिखा, छठा महीना लग गया अब तुझे। जी माँ जी। सुनैना अपना बढ़ा हुआ पेट फोन पर दिखाती है, जिसे देख सास खुश होती है। फोन काटने के बाद वो पेट में लगाया हुआ तकिया बाहर निकालती है। बच गए भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, मेरे लिए कितना कुछ कर रही हैं। ये भाभी अपनी ननद से इतना प्यार जो करती है,
और सच कहूं तो डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन ये बात मैं घर पर बताती तो सबको बहुत दुख होता। प्रज्ञा अपनी भाभी के गले लग जाती है। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और प्रज्ञा महीने बाद एक बेटे को जन्म देती है। सुनैना उसे लेकर घर आ जाती है। प्रज्ञा अपनी भाभी का ये एहसान कभी नहीं भूल सकती थी। कुछ समय बाद उसके लिए भी एक रिश्ता आता है और अब प्रज्ञा ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है।